Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks for your support. आज भारत के भूगोल का 15th टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार भारत की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। कौन सी धारा के अनुसार? 246 यानी आर्टिकल 246 के अनुसार भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि देश की जनगणना जो है, सेंसस करवाने का दायित्व किनके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में क्रम संख्या 69 पर दी हुई है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी जनगणना जो संगठन है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। लेटेस्ट इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009 तक 9 ईस्वी तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना जो है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो मानी जाती है और इसकी शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका थी, जिस तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका जो आदर्श वाक्य था, आइडियल लाइन था, वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। और शुभंकर क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपालास्वामी थे, 1949 से 1953 ईस्वी के बीच। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को है। किस देश को? स्वीडन को। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को है। यहाँ जहाँ 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी, दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई। कहाँ से हुई? दशकीय यानी 10-10 साल पे जो जनगणना का शुरुआत हुआ वो 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जनगणना से रिलेटेड जो कुछ परिभाषाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। जनसंख्या घनत्व, सबसे पहला क्या है? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालते हैं? तो कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। कैसे निकालेंगे जनसंख्या घनत्व को? तो कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। अब है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या डिवाइडेड बाय
पुरुषों की संख्या गुने 1000। इससे लिंगानुपात निकल जाएगा। इसके बाद है शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष तक के शिशु के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चे जो हैं में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 साल की डिवाइडेड बाय बालकों की संख्या 0 से 6 साल के और गुने 1000 कर देंगे। साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो उसे साक्षर यानी लिटरेट कहलाता है। यानी 7 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्ति जो हैं 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति किसी भाषा को अगर समझ सकते हैं और उसे लिख या पढ़ सकते हैं तो उन्हें ही साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत जितने लोग हैं को जनसंख्या का साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर कैसे निकालेंगे? तो साक्षरों की संख्या और ऊपर में 100 से गुणा करके नीचे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या यानी साक्षरों की संख्या डिवाइडेड बाय 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुने 100। दशकीय वृद्धि दर, पांचवा क्या है? दशकीय वृद्धि दर डेकेडल ग्रोथ रेट। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। कैसे निकालेंगे दशकीय वृद्धि दर? DGR कहते हैं वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या डिवाइडेड बाय पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या डिवाइडेड बाय पूर्व जनसंख्या और टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ शिशु मृत्यु दर छठा जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक? 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब की नीति के अनुसार? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन जो है 593 जिलों में किया गया। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक जो विभाजन है 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह 640 जिलों में किया गया था। विभाजन जो है 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि यानी 2001 से 11 में कुल 47 नए जिले बने। महान विभाजक वर्ष, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या जो है कि 10 की वृद्धि ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा
संज्ञा दी गई है। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक जो घातीय वृद्धि दर है 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े, अब आंकड़े देखते हैं आइए। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,21,08,54,977। 1,21,8,54,977 यानी 1,21,8,54,977 है, जिसमें 62,32,70,258 यानी 51.47% पुरुष एवं 58,75,84,719 यानी 48.53% महिलाएं हैं। 2011 ईस्वी जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर जो है 21.54% से घटकर 17.7% हो गई। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर जो है ऋणात्मक यानी 0.6% माइनस में रही, -0.6% रही। कहाँ की? नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाले शिशु के बारे में है तो 927 से घटकर ये घटा था और 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता दर 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश यानी 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जो कितना परसेंटेज है? 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है 93%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है। ये पहले 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी बहुत सारा चीज़ चेंज हो चुका है, तो करंट अफेयर में आपको वो मिल ही गया होगा। देश में अब तक नहीं, इसको लिख सकते, देश में उस समय तक 2011 के अनुसार घोषित किए गए एकमात्र राज्य जो है केरल थे, जो पूर्ण साक्षर थे। जनसंख्या 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जो है एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना था? 945। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 11 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 20.8% रही। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या
10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में कितना था, इससे कम था, 8.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी का लिंगानुपात कितना था, 990। 2011 में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो 23.7% थी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितना थी, 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम जो है उसकी जनसंख्या सबसे कम है, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन कौन से हैं, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप। यानी सिक्किम से कम है अंडमान निकोबार का, फिर उससे कम है दादर एवं नगर हवेली का, उससे कम है दमन एवं दीव का, उससे कम है लक्षद्वीप का। ना इसके बाद क्या है, जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। आइए अब देखते हैं जनसंख्या के बारे में और भी तथ्य हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। कितना परसेंटेज है, तो उत्तर प्रदेश में 16.51%, महाराष्ट्र में 9.28%, बिहार में 8.6%, पश्चिम बंगाल में 7.54% और आंध्र प्रदेश में 6.99%। अब है नेक्स्ट, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, सिक्किम है पहले नंबर पे, फिर है मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है गोवा, फिर है नागालैंड। परसेंटेज क्या है, 0.05 सिक्किम का, 0.09 मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का 0.11 और गोवा का 0.12, नागालैंड का 0.16। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कितनी जनसंख्या इसकी है, 19,98,12,341 और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है, 6,10,577 है। 10 की वृद्धि के बारे में देखते हैं, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो 5 राज्य थे घटते क्रम में देखेंगे, सबसे पहला है मेघालय, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मिजोरम। सबका परसेंटेज क्या है, मेघालय का 27.9%, अरुणाचल प्रदेश का 26%, बिहार का 25.4%, जम्मू कश्मीर का 23.6% और मिजोरम का 23.5%। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में कैसे हैं, सबसे पहले नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। नागालैंड में 0.6% माइनस का है, केरल में 4.9% प्लस का, गोवा में 8.2%, फिर आंध्र प्रदेश 11%, सिक्किम 12.9%। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं, तो बिहार है सबसे पहले नंबर पे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, मणिपुर का 115 और नागालैंड का 119। इसके बाद लिंगानुपात दिया हुआ है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में केरल नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मणिपुर है, फिर छत्तीसगढ़ है। केरल में 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992 और छत्तीसगढ़ में 991।
इसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। हरियाणा सबसे पहले नंबर पे है, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895 और उत्तर प्रदेश में 912। इसके बाद दिया हुआ है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य जो घटते क्रम में हैं। सबसे पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल। अरुणाचल प्रदेश का क्या है 972, मिजोरम का 970, मेघालय का 970, छत्तीसगढ़ का 969, केरल का 964। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। इसके बाद क्या है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में है। तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। हरियाणा का 834, पंजाब का 846, जम्मू कश्मीर का 862, राजस्थान का 888 और गुजरात का 890। अब है साक्षरता, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। ये सारा हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट वाला जनगणना तो हुआ नहीं है और इसका जब आएगा डेटा तो इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक के लिए यही डाटा इम्पोर्टेंट है। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, करेंट अफेयर्स में भी आपको नए नए डाटाज मिलते हैं, उनको आप ध्यान रखें। ये 2011 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे केरल है, फिर है मिजोरम, फिर है गोवा, फिर है त्रिपुरा, फिर है हिमाचल प्रदेश। केरल में 94%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2% और हिमाचल प्रदेश में 82.8%। इसके बाद दिया हुआ है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। बिहार नंबर 1 पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित। उस समय आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तेलंगाना 2014 में बना है। बिहार जो है 61.8% पे है, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड जो है 66.4%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 67%। इसके बाद दिया हुआ है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। देखते हैं, पहले नंबर पे केरल है, फिर मिजोरम है, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवे पे हिमाचल प्रदेश। केरल में 96.1%, मिजोरम में 93.3%, गोवा में 92.6%, त्रिपुरा में 91.5%, हिमाचल प्रदेश में 89.5%। फिर है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो पहले नंबर पे बिहार, सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में आंध्र प्रदेश, चौथे में मेघालय और पांचवे में झारखंड। यानी 71.2% बिहार का है, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%, मेघालय 76%, झारखंड 76.8%। सर्वाधिक महिला, इसके बाद क्या है सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। केरल नंबर 1 पे है, मिजोरम नंबर 2 पे, फिर गोवा है 3rd नंबर पे, त्रिपुरा 4th नंबर पे एंड नागालैंड 5 नंबर पे, 5th नंबर पे। तो केरल में 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7%, त्रिपुरा में 82.7%, नागालैंड में 76.1%। इसके बाद है न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो फर्स्ट नंबर पे बिहार, राजस्थान सेकेंड, झारखंड 3rd नंबर पे, जम्मू कश्मीर 4 नंबर पे और 5th नंबर पे उत्तर प्रदेश। बिहार में 51.5%, राजस्थान में 52.1%, झारखंड में 55.4%, जम्मू कश्मीर में 56.4%, उत्तर प्रदेश में 57.2%। अब जो पढ़ना है वो है ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में। तो टॉपिक क्या हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखेंगे। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है असम, फिर है उड़ीसा, फिर है मेघालय। परसेंटेज क्या है तो हिमाचल प्रदेश में 90%, बिहार में 88.7%, असम में 85.9%, उड़ीसा में 83.3%, मेघालय में 79.9%।
इसके बाद है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। गोवा में 62.2%, मिजोरम में 52.1%, सेकेंड नंबर पे मिजोरम है। गोवा फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे मिजोरम, फिर तमिलनाडु थर्ड नंबर पे, फोर्थ केरल एंड फिफ्थ महाराष्ट्र। गोवा में 62.2%, मिजोरम में 52.1%, तमिलनाडु में 48.4%, केरल में 47.7%, महाराष्ट्र में 45.2%। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में 5,08,18,259, उत्तर प्रदेश में 4,44,95,063, तमिलनाडु में 3,49,17,440, पश्चिम बंगाल में 2,90,93,002, आंध्र प्रदेश में 2,82,19,075। इसके बाद दिया हुआ है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे नागालैंड, चौथे पे मिजोरम, पांचवे पे मेघालय। सिक्किम का क्या है 1,53,578, आंध्र प्रदेश 3,17,369, उसके बाद नागालैंड 5,70,966, मिजोरम का 5,71,771 और मेघालय का 5,95,450। इसके बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है अनुसूचित जाति और जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखेंगे तो पंजाब नंबर 1 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 2, पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पे है, उत्तर प्रदेश फोर्थ पे और हरियाणा 5वें नंबर पे। पंजाब में 31.9%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2%। इसके बाद है सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार, चौथे पे तमिलनाडु, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4,13,57,608, पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270, बिहार में 1,65,67,325, तमिलनाडु में 1,44,38,445, आंध्र प्रदेश में 1,38,78,078। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति जो है एससी निवास नहीं करती है। इसके बाद है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य जो घटते क्रम में हम लोग को देखना है। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। मध्य प्रदेश में 1,53,16,784, महाराष्ट्र में 1,05,20,213, उड़ीसा में 95,90,756, राजस्थान में 92,38,534, गुजरात में 89,17,174। झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या जो है 86,45,042 है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखना है। पहले नंबर पे मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर मेघालय है, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश, पांचवे पे मणिपुर। मिजोरम में क्या है नंबर 1 पे जो है 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मणिपुर में 35.1%। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है एसटी निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आइए देखते हैं। जनगणना 2011 में जो डेटा है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दूसरा एवं तीसरा स्थान किसका किसका है? पुदुचेरी का है और चंडीगढ़ का है। वह न्यूनतम जनसंख्या के व्यू से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा? लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। अब है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 55.9% पे है। दूसरा एवं तीसरा स्थान कौन कौन सा है? किसका किसका है? क्रमशः दमन एवं दीव यानी 53.8% और पुदुचेरी 28.1% है। वह न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप है जो 6.3% पे है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली है 11,320। न्यूनतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 4646 है। जन घनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ यानी 9,258 यहाँ पे है। तो जन घनत्व में दूसरा स्थान जो है चंडीगढ़ का है जहाँ पे 9258 लोग हैं जन घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुदुचेरी है 1037। यहाँ पे लिंगानुपात कितने हैं पुदुचेरी में? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी है। कितना लिंगानुपात है? तो 1037। वह न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दमन एवं दीव है 618 यहाँ का लिंगानुपात है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान जो है लक्षद्वीप का है 947 पर ये है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 है। वह न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली 8.71 है। और शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर कौन है? तो पुदुचेरी। ये 8.71 नहीं होता, 871 होता। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो 871 पे है। और शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर जो है ये 871 है। प्रिंटिंग मिस्टेक। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर जो है पुदुचेरी 967 है। ना इसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है जो 91.8% पे है। वह न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो दादरा एवं नगर हवेली 76.2% है। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा जो स्थान है दमन एवं दीव 87.1% है। इसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 95.6% है एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा एवं नगर हवेली 85.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है 87.9% और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा एवं नगर हवेली 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है दिल्ली का है। वह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% है, जिसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जहां 37.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। 64,64,473 लोग यहाँ पे हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ है जहां 18.9% लोग हैं। यानी सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला
28.12 लाख केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब दिल्ली जो है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे एससी की जनसंख्या कितनी है, 28.12 लाख। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट जो है वो निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप यानी 94.8%। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा एवं नगर हवेली है, 1,78,564 है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये तो था हमारे जनगणना के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत के भूगोल का, वो है हमारा भारत की प्रमुख 16वां टॉपिक, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। एक चार्ट है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखते हैं चार्ट में क्या क्या है। परियोजना का नाम है लाभान्वित राज्य है। पहला जो परियोजना के बारे में पढ़ना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे। और लाभान्वित राज्य कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। व्यास परियोजना किस नदी पे, व्यास नदी पे बनाया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को इससे लाभ मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पे बनाया गया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल को लाभ प्राप्त होता है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पे बनाया गया है, उड़ीसा को लाभ प्राप्त होता है। चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पे बनाया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है, तेलंगाना तथा कर्नाटक लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल लाभान्वित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभान्वित राज्य हैं। कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पे बनाया गया है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे बनाया गया है, बिहार तथा नेपाल लाभान्वित है। गंडक नदी परियोजना जो है गंडक नदी पे बनाया गया है, बिहार तथा नेपाल लाभान्वित है। फरक्का परियोजना जो है गंगा एवं भागीरथी नदी पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल लाभान्वित है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे बनाया गया है, गुजरात लाभान्वित है। तवा परियोजना जो है तवा नदी पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश लाभान्वित है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है कोराडी नदी पर बनाया गया है, महाराष्ट्र लाभान्वित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाया गया है, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा लाभान्वित है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पे बनाया गया है, जो गुजरात लाभान्वित इससे है। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पे बनाया गया है, कर्नाटक इससे लाभान्वित है। मालप्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पे बनाया गया है, कर्नाटक इससे लाभान्वित है। महानदी डेल्टा परियोजना जो है महानदी पे बनाया गया है, उड़ीसा इससे लाभान्वित है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित है। कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी पे बनाया गया है, तमिलनाडु राज्य लाभान्वित है। दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इससे लाभान्वित है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे बनाया गया है, केरल राज्य लाभान्वित है। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पे बनाया गया है, उत्तराखंड लाभान्वित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश लाभान्वित है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पे बनाया गया है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे उत्तर प्रदेश में जो लाभान्वित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे बनाई गई है, जिससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद ऊपरी कृष्णा परियोजना है जो कृष्णा नदी पे बनाई गई है, कौन से लाभान्वित राज्य हैं, कर्नाटक है, अल्मेटी बांध। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पे बनाई गई है, कर्नाटक राज्य लाभान्वित राज्य है। भीमा परियोजना पवना नदी पे बनाई गई है, महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे बनाई गई है, कर्नाटक राज्य लाभान्वित है। जायकावाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे बनाई गई है, कौन से राज्य लाभान्वित हैं, महाराष्ट्र।
रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे बनाई गई है, पंजाब राज्य जो है लाभान्वित है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे बनाई गई है, जिससे कर्नाटक राज्य लाभान्वित है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे बनाई गई है, जिससे जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश वो लाभान्वित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाई गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य जो है लाभान्वित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे बनाई गई है, गुजरात राज्य लाभान्वित है। कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है। कांसावती परियोजना कांसावती नदी पे बनाई गई है, कांसावती पे बनाई गई है और पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य है। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पे बनाई गई है, तमिलनाडु एवं केरल जो है लाभान्वित राज्य है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे बनाई गई है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश लाभान्वित राज्य है। गिरना परियोजना गिरना नदी पे बनाई गई है, महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित है। शारदा परियोजना शारदा एवं गोमती नदी पे बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे बनाई गई है, महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित है। बारगी परियोजना बारगी नदी पे बनाई गई है, मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पे बनाई गई है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है लाभान्वित है। दंडकारण्य परियोजना जो है बनाया गया है, जिससे उड़ीसा और मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। शरावती परियोजना शरावती नदी पे बनाई गई है, कर्नाटक राज्य लाभान्वित है। पंचेत बांध यानी दामोदर नदी पे बनाया गया है, झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य है। गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे बनाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे बनाया गया है, बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य जो है लाभान्वित है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे बनाई गई है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य लाभान्वित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे बनाया गया है, राजस्थान राज्य लाभान्वित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे बनाई गई है, जिससे राजस्थान राज्य लाभान्वित है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पे बनाई गई है, हरियाणा राज्य लाभान्वित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है लाभान्वित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है वो लाभान्वित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर बनाया गया है, जो झारखंड राज्य इससे लाभान्वित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्य लाभान्वित हैं। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लाभान्वित है। कडना बांध जो है माही नदी पे बनाया गया है, जिससे गुजरात राज्य लाभान्वित है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश राज्य जो है लाभान्वित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किए थे? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहे थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को? आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। अब जो भारत का भूगोल का 17वां टॉपिक है वह है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखते हैं, नगर है और नदियां हैं, फिर से नगर होगा और नदियां होगी। तो आगरा नगर जो है यमुना नदी के किनारे है, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है, इलाहाबाद कहाँ है? गंगा और यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे, कुर्नूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, सोकोवा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, अयोध्या जो है सरयू के किनारे, सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, कटक जो है महानदी के किनारे, और नासिक जो है गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे। इसके बाद है कन्नौज गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे,
श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, हैदराबाद मोशी नदी के किनारे, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे, बरेली रामगंगा नदी के किनारे, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। अभी हम लोग नदी और उनके किनारे बसे नगर के बारे में पढ़ रहे हैं। संबलपुर नगर जो है वो महानदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे। ये थे नदी और नगर, मतलब कौन से नगर किस नदी के किनारे हैं, इसके बारे में हम लोग चार्ट देख रहे थे। 9 जो भारत के भूगोल का 18वां टॉपिक है वह है भारत के पर्वतीय नगर। भारत के पर्वतीय नगर देखते हैं। पर्वतीय नगर होगा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और ऊंचाई कितनी है उनकी वो साथ में पढ़ेंगे। पहला जो है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है, 2651 मीटर की ऊंचाई पे। ऊटी जो है पर्वतीय नगर वो तमिलनाडु राज्य में है, 2286 मीटर की ऊंचाई पे है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है और 2206 मीटर की ऊंचाई पे। पहलगांव जम्मू कश्मीर 2195 मीटर की ऊंचाई। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में 2134 मीटर की ऊंचाई। कोडाईकनाल तमिलनाडु में 2133 मीटर की ऊंचाई। लैंसडाउन उत्तराखंड में 2118 मीटर की ऊंचाई पे। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में 2035 मीटर की ऊंचाई। मसूरी जो है उत्तराखंड में है, 2005 मीटर की ऊंचाई। कोटागिरी तमिलनाडु में 1981 मीटर की ऊंचाई। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में 1974 मीटर की ऊंचाई। नैनीताल उत्तराखंड में 1938 मीटर की ऊंचाई। कसौली हिमाचल प्रदेश में 1890 मीटर की ऊंचाई। कुन्नूर तमिलनाडु में 1859 मीटर की ऊंचाई पे। गंगटोक सिक्किम में 1850 मीटर की ऊंचाई पे। मनाली हिमाचल प्रदेश में 1829 मीटर की ऊंचाई पे। रानीखेत जो उत्तराखंड में है 1829 मीटर की ऊंचाई पे है। रांची जो झारखंड में है 670 मीटर की ऊंचाई पे। मिरिक पश्चिम बंगाल में 1800 मीटर की ऊंचाई पे। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है 1768 मीटर की ऊंचाई पे। कोटलिम तमिलनाडु में 1676 मीटर की ऊंचाई। भुवाली उत्तराखंड में 1650 मीटर की ऊंचाई। अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो 1646 मीटर की ऊंचाई पे। शिलोंग मेघालय में है जो 1496 मीटर की ऊंचाई पे। सोलन हिमाचल प्रदेश में 1496 मीटर की ऊंचाई पे। नंदी हिल्स कहाँ है, कर्नाटक में 1474 मीटर की ऊंचाई पे। येरकार्ड तमिलनाडु में है 1459 मीटर की ऊंचाई पे। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है 1372 मीटर की ऊंचाई पे। कलिम्पोंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में 1250 मीटर की ऊंचाई पे। धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में 1250 मीटर की ऊंचाई पे। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश 1250 मीटर की ऊंचाई। माउंट आबू राजस्थान 1219 मीटर की ऊंचाई। पंचगनी महाराष्ट्र में 1219 मीटर की ऊंचाई। मन्नार केरल में 1158 मीटर की ऊंचाई। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1067 मीटर की ऊंचाई। सपुतारा गुजरात में 975 मीटर की ऊंचाई पे। केमानगुंडी कर्नाटक में 914 मीटर की ऊंचाई पे। पेरियार पर्वतीय नगर कहाँ है, केरल में है और 914 मीटर की ऊंचाई पे है। मंडी पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में 709 मीटर की ऊंचाई पे। लोनावाला महाराष्ट्र में है 620 मीटर की ऊंचाई पे। खांडला जो है वो पर्वतीय नगर कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में है और 620 मीटर की ऊंचाई पे है। अभी हम लोग देख रहे थे पर्वतीय नगर और किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ऊंचाई कितनी है। अब हम लोग
भारत के भूगोल का जो 19वां टॉपिक है वहाँ पहुँच गए हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 19वां टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं चार्ट में, और शहर के बारे में है। तो भौगोलिक उपनाम किस शहर का क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। भौगोलिक उपनाम और शहर। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? प्रयाग को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। गुलाबी नगर कौन सा है? तो जयपुर को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? साबरमती को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। काली नदी जो है शारदा कहलाती है। ब्लू माउंटेन जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाती है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई को। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। नेक्स्ट क्या है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। पवित्र नदी गंगा को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। कोट्टायम की दादी मलयाला को कहते हैं। कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं? मलयाला को। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद सिकंदराबाद को।
ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को। वन नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भौगोलिक उपनाम और कौन से शहर हैं जिनको किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ना इसके बाद जो है टॉपिक हमारे भारत के भूगोल का 20वां टॉपिक जो है वो है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। पहला राज्य क्या है? राज्य पहले पढ़ेंगे फिर राजधानी पढ़ेंगे, राज्य फिर राजधानी। तो सबसे पहले बिहार से शुरू करते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। गोवा की राजधानी पणजी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। झारखंड की राजधानी रांची। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ये टोटल 28 राज्य थे जो राज्य और राजधानी के बारे में पढ़ रहे थे। ये भूगोल का 20वां टॉपिक था। भारतीय राज्यों एवं भारत के भूगोल का 20वां टॉपिक अभी हम लोग कर रहे थे। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में पढ़ रहे थे। महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र शीतकालीन राजधानी नागपुर एवं महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी जो है नागपुर है एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो मुंबई है। यानी महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है? नागपुर है और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला भी है जो कांगड़ा जिला में है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है जो कांगड़ा जिला में है। आइए अब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी कवारत्ती है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। चंडीगढ़ तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़। चौथे में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पुदुचेरी पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। छठा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव, इसकी राजधानी दमन है। लद्दाख सातवां केंद्र शासित प्रदेश हमारा है जो लेटेस्ट में बना था, वो उसकी राजधानी कहाँ है? लेह है। और 8वें नंबर पे जम्मू कश्मीर जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, 8वें नंबर की केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर है। कुछ इन्फॉर्मेशन तेलंगाना के बारे में न्यू जो डेवलप हुआ था, न्यू एक बना था राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर, तो तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो गठन इसका कब हुआ? 2 जून 2014 ईस्वी में। राजधानी कौन सी है? हैदराबाद इसकी राजधानी है।
क्षेत्रफल कितना है 1,14,840 वर्ग किलोमीटर और रैंक 12वां इसका है। जनसंख्या टोटल कितनी है 3,52,86,757 12वां रैंक पे है। जनसंख्या घनत्व कितना है 310 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिला 31 जिला इसमें है। निर्माण के समय 10 ही जिला थे, बाकी बाद में बना है, 21 जिला बाद में बनाए गए हैं। प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे ESL नरसिम्हन, ये प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे के चंद्रशेखर राव, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है तो 17 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। यहाँ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। सीमा रेखा तो दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश से, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र से, पश्चिम में कर्नाटक से एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से ये टच में है। मतलब इसकी जो चौहद्दी है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश से, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र से और पश्चिम में कर्नाटक से और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से मिलती है। तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है। तेलंगाना का गठन ऐसे तो 29वें राज्य के रूप में हुआ था, तभी हमारे देश में 29 राज्य होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको फिर से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में। इससे क्या हुआ कि तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बन के रह गया। इसके बाद 21 जो टॉपिक है 21st टॉपिक, जो 21वां टॉपिक है भारतीय जनजाति, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग and subscribing, supporting more and more. A lot of thanks for all those things.